Hello, students. So, we have already started with the chapter Mughal Empire. Now, we are going to see the different rulers of the Mughal Empire and the military campaigns which took place at that point of time. Now, the Mughal military campaigns. Mughals were very famous for their military campaigns. Now, मुगल जो थे वो अपने military campaign के लिए बहुत famous थे. उनके पास huge army हुआ करता था और उनके साथ the people riding horses and elephants, they were very specialized at it. So Babur, the first Mughal empire, and 1526 to 1530 succeeded to the throne of the Farhanan and 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave the ancestral throne due to the invasions of another Mughal group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504 and in 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. So यहाँ पे क्या होता है, जो बाबर होता है वो जो Farhana in 1494 he was only 12 year old. He was 12 year old, मतलब जब 12 साल का था तब उसको पूरा एंटायर मुगल साम्राज्य मिल जाता है. लेकिन वो मंगोल के सामने, कुछ उज़्बेकिस्तान के जो मंगोल्स थे उनके सामने वो हार जाते हैं. तो उनके बाद क्या होता है, हारने के बाद उसके पास दिल्ली, आगरा और ये जो पर्टिकुलर ये सब कॉन्टिनेंट का ये जो पार्ट था वो उससे हार जाता है और उसको यहाँ से छोड़ के चला जाना पड़ता है. He went to Afghanistan in Kabul and stayed there. वहां पे अफगानी रूलर होते हैं, उनके मदद से वो दिल्ली पे हमला करते हैं. और तब सुल्तान कौन था? तब सुल्तान था इब्राहिम लोधी, जो हम दिल्ली सुल्तान्स के लास्ट रूलर में हम देखते हैं. उनसे पानीपत में इसका बहुत बड़ा लड़ाई होता है एंड फाइनली ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. ओके, so this was a long drawn fight. Now study it carefully and see that you will notice and a long term patterns. देखो यहाँ पे तो कुछ पिक्चर्स दिए हैं, देखो ये पिक्चर्स जो है ये मुगल आर्मी के पिक्चर्स है, कुछ कैंपेन्स कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि ये जो पानीपत का बैटल है ये कितना इफेक्टिव था. मतलब उसके टाइम में ये जो पूरा गोला बारूद फेंकने वाला जो कमान होता था, वे देन घुड़सवार होते थे, ये जो हाथी से सवार होके जाते थे. सो दे वर वेरी इफेक्टिव. Okay, now immediately you will see that you will notice, for example, that Afghans an immediate threat to the Mughal authority. Note that the relationship between the Mughals and the Ahoms, the Sikhs and the Mewar and the Marwar. How was Humayun's relationship with Safavij Irfan different from the Akbaris? So ये अलग अलग लोगों का रिलेशनशिप था. तो मुगल के जो चैप्टर्स हैं, मुगल के चैप्टर में हम जो देखेंगे कि अलग अलग रूलर्स के बारे में. देखो यहाँ पे आ जाता है टेबल. ठीक है, अब इस टेबल से हमें पता चलेगा कि कौन कैसे रूलर थे. तो बाबर, स्टार्टिंग ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, 1526 defeated Ibrahim Lodi in his Afghan supporters as Panipat, defeated Rana Sanga, Rajput ruler and allies of Khana, defeated Rajputs at Chanderi and established control over Agra and Delhi before his death. मतलब कुछ अफगान सपोर्टर्स को उन्होंने हराया था, कुछ राजपूत सपोर्टर्स को उन्होंने हराया, राजपूत लोगों को हराया था, फिर उसकी जगह पे पूरा कब्जा पा लेते हैं. बाबर के तुरंत बाद आता है हुमायूं. ठीक है, हुमायूं उनका बेटा होता है. So Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given up provinces. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened the Humayun's cause against Afghan's competitors. Sher Khan defeated Humayun at Chausa and Kannauj and forcing him to flee to Iran. देखो बहुत सारी चीजें होती हैं.
ना हुमायूं क्या होता है, बाबर के जो बेटे होते हैं उनमें सबसे खास होता है हुमायूं। एक और ब्रदर भी एम्बिशियस ब्रदर रहता है जिसको कहते हैं मिर्जा कमरान। तो क्या होता है, हुमायूं वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, बट उसको क्योंकि वो सबसे ज्यादा काबिल था तो उसको मुगल एम्पायर मिल जाता है। लेकिन लोगों की जेलसी एंड लोगों के रिलेटिव्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाकी लोगों को, तो उसको कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। उसका अपना ही भाई हुमायूं के साथ धोखाधड़ी करता है बिकॉज ही वॉन्टेड द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर। सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। शेर खान जो होता है तो वो भी हुमायूं को चौसा एंड कनौज में हरा देता है, और उस टाइम उस दौरान वो हार के उसको ईरान वापस चला जाना होता है। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। ही कैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड इन एन एक्सीडेंट द फॉलोइंग ईयर। तो क्या हो जाता है, ईरान में तो वो भाग के चला जाता है। फिर वहां पे रहने के बाद एक ईरान के जो सबसे बड़े रूलर होता है उसके हेल्प से, उसके मिलिट्री हेल्प से अगेन वो दिल्ली को अटैक करते हैं और उसके बाद वो दिल्ली को हासिल करते हैं। एंड बट हासिल करने के 1 साल बाद ही उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वाज अकबर। अकबर क्या होता है, ये जो आप रूलर्स देख रहे हो एक के बाद जनरली सारे जो है फादर और सन का रिलेशनशिप है। सो हुमायूं का जो बेटा होता है वो होता है अकबर, एंड अकबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द टाइम। ही वॉज नोन एज अकबर द ग्रेट। ओके, ये जो अकबर थे उनका जो पॉलिसीज था, उनका जो रवैया था, उनका मुगल की तरफ जो भी डेडिकेशन था वो बिल्कुल अलग था दूसरे रूलर से। ही वॉज वेरी काइंड yet he was very powerful and aggressive ruler. So we are going to see about Akbar. Akbar was 13-year-old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. तो यहाँ पे बताया जाता है कि अकबर 13 साल का था जब उसको ये मुगल साम्राज्य मिला। At a very young age of time he became the sultan. Okay, and अकबर का जो पूरा टाइम था वो हम 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पीरियड क्या था, इन 1556 एंड 1570 तक अकबर बिकेम डिपेंडेंट ऑफ द रीजन ऑफ बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ। नाउ एट अ वेरी यंग एज हिज फादर डाइड, सो बैरम खान टुक केयर ऑफ अकबर। बैरम खान बहुत ही खास इंसान हुआ करते थे अकबर के लाइफ में। ही वॉज जस्ट लाइक अ फादर फिगर टू अकबर। सॉरी, सो उससे क्या होता है कि बैरम खान उसको हर एक मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीजें सिखाता है। नाउ मिलिट्री कैंपेन्स were launched against the Suris, other Afghans, and against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwa, and suppresses the revolt of half-brother Mirza Hakim and Uzbeks. In 1568, the Shishodia capitals of Chittor and was seized, and in 1569, Ranthambore. तो ये कोई बताते हैं कि मालवा गोंडवाना लैंड्स जो होते थे ये सब को 1 by 1 शिशोडिया कैपिटल मतलब राजपूत लोगों का जो कैपिटल होता है ये सब 1 by 1 अकबर इन पूरे एरिया को, इन पूरे जगह को हासिल कर लेते। नेक्स्ट नंबर 2, 1570 to 1585. Military campaigns in Gujarat were allowed by campaigns in the east of Bihar, Bengal, and Orissa. These campaigns were complicated by 1579 to 1580 revolt in support of Mirza Hakim. ये मिर्जा हकीम उसके जो हाफ ब्रदर हुआ करते थे तो उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन चला था और उसके साथ बहुत सारी अलग अलग लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। थर्ड हाफ में क्या है दिखाते हैं 1585 to 1605
एक्सपेंशन ऑफ द अकबर्स एम्पायर। अकबर के टाइम पे एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर, बहुत ही ह्यूज होने लगा था, एंड इट कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये जो पार्ट हम लोग देखते हैं अभी ये दूसरे कंट्री में पड़ते हैं, लेकिन पहले ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट था। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट था, इसका पूरा ऑलमोस्ट का ये जो हिस्सा है, then entering to India and almost taking the north part of India, मतलब entire north part, ये क्या कहते हैं, अकबर के हिस्से में था, क्योंकि ये एम्पायर बहुत बड़ा फैल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है द डेक्कन स्टार्टेड द बेरर ऑफ खानदेश एंड द अहमदनगर वाज annexed. In the last years of his region, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future, and Emperor Jahangir. तो लास्ट के कुछ साल थे जहाँ पे उसके दो बेटे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो है सलीम और एक जहांगीर। तो उनके कुछ मैटर्स को लेके अकबर वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, बट somehow it gained very importance during this period. Okay, next we will come to Jahangir. Military campaigns started by Akbar continued. The Sisodiya rulers of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. Less successful campaigns against the Singhs, Ahoms and Ahmednagar followed. So यहाँ पे क्या हुआ, जहांगीर का हम देखते हैं, जो उसके फादर करके गए थे, एज एन अकबर ने जो किया था उसी को वो कंटिन्यू करता है सबसे ज्यादा, और राजपूतों को बहुत ही मतलब राजपूतों को हरा के, और उनका कुछ का तो सपोर्ट भी मिलता है, बिकॉज मुगल वाज वेरी लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम एम्पायर यू कैन से। ओके, तो उसकी वजह से कुछ तो अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं, और कुछ उसके साथ जो लड़ाई लड़ते हैं, अल्टीमेटली ये मुगल की जीत होती है। Prince Khurram, the future emperor of Shah Jahan, rebelled in the last years of his reign. The effort of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. So Prince Khurram होती हैं, जो जहांगीर का बेटा होता है और फ्यूचर का एम्परर बनना चाहते थे। उनका क्या होता है, उनसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, फादर एंड बेटे में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उसके वजह से उनका जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो बनता है शाहजहां। शाहजहां, मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundelas were defeated and the Orcha seized. In the northwest, the campaign to seize Balkh and Uzbeks were unsuccessful, and the Kandahar was lost to the Safavids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and Mirzapur force seized the peace. In 1675, there was a conflict over the succession amongst Shah Jahan's son Aurangzeb was victorious, and 3 brothers including Dara Shukho and was killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of the life in Agra. यहाँ पे क्या होता है कि शाहजहां भी जो रूलर होता है, शाहजहां के टाइम पे, इनफैक्ट मुगल्स के हर एक टाइम पे हम लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलिंग और स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी उनके साथ भी बहुत सारे, क्योंकि देखो एक किंगडम मेंटेन करना है तो दूसरे को आपको हरा के हमेशा आगे रहना पड़ेगा। ओके, सो ये था तब का पॉलिसी। ओके, एज अ हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री, तभी भी हिंदू का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था हमारे कंट्री में, दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो एक हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री में कोई भी नहीं चाहता था कि मुगल और इस्लामिक रूलर यहाँ पे रूल करे, लेकिन मुगल के टाइम में दिस वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज वेरी प्रॉस्परस, बिकॉज इनके पास पैसे थे, इनके पास हेल्थ, वेल्थ, हर एक चीज था। ओके, सो शाहजहां के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ताजमहल, जो हमें देखने को मिलता है, और इसके वजह से
हमारा इंडिया जाना जाता है वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो शाहजहां का क्रिएशन है। सो शाहजहां का क्रिएशन के बाद बहुत सारे ऐसे चीजें हमें बाकी मुगल्स के टाइम पे भी देखने को मिलता है। नाउ लास्ट रूलर वाज औरंगजेब व्हिच वाज शाहजहांस सन। लेकिन औरंगजेब वाज अ वेरी क्रूअल रूलर। ओके, उन्होंने बहुत ये जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे या फिर बाकी जो भी रूलर्स था, बाबर से लेके अकबर से लेके शाहजहां तक, दिस रूलर्स वेर डेफिनेटली वेरी ब्रेव एंड यू नो वेरी जिसको कहते हैं हम शूरवीर थे। लेकिन देन ऑल्सो दे वेर काइंड, वो किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल अलग था। ये जो रूलर्स है ये क्योंकि एक हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री में रहते थे, तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस हर एक लोगों को रिलीजन को अपना फॉलो करने देते थे और किसी में रोक टोक नहीं था। लेकिन औरंगजेब का कुछ पॉलिसी अलग था। वो चाहते थे कि जैसे इस्लामिक धर्म में लिखा है सब उन्हीं को माने, उन्हीं का चले। तो इसी वजह से औरंगजेब ने अपने फादर से भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा दोनों में हो गया था, और क्योंकि उसके फादर के साथ उनको झगड़ा हो गया तो इसी वजह से शाहजहां को उन्होंने बंदी बना दिया था, मतलब अपने फादर को ही बंदी बना दिया था, क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनाने के बाद बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए थे, बहुत बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से उन्होंने लगा कि इतना अगर वेल्थ खर्चा हो जाएगा और इतना अगर वेल्थ चला जाएगा तो मेरे पास क्या रहेगा, तो इसने अपने फादर को ही बंदी बना लिया। सो ही वॉज नॉट दैट अ ग्रेट रूलर, और इसी वजह से औरंगजेब की वजह से ही धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डाउनफॉल आता है। So in northeast, the Ahoms were defeated in 1663 but rebels in the 1680s. Campaigns in the northwest against the Yusufzais and Sikhs was temporarily successful. Mughal intervention in the succession and internal politics in the Rathore Rajputs of Mawar led to their rebellion. Campaigns against Maratha chief Shivaji was initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared him as independent king and assumed him a campaigns against Mughals. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from Marathas and Deccan Sultanate. He finally failed to be Safavid Iran. ओके, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हुई थी। मराठा किंग जो सबसे इम्पोर्टेंट था शिवाजी महाराज के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और शिवाजी को वहां से पहले की तरफा हरा दिया था, लेकिन फाइनली जाके शिवाजी महाराज औरंगजेब को हरा देता है। जैसे बहुत सारे ही उनके खिलाफ चले गए थे। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तान्स। बीजापुर was annexed in 1685 and Golconda in 1687. 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla war. Aurangzeb also had to face the rebellion of North India of Sikhs, Jats and Santhamis of the northeast of the Ahoms and Deccan of Marathas. His death was followed by the succession conflict of his son. Finally, उनका डेथ होता है with the succession and the control of his son. ठीक है, इन सबको उन्होंने हराया तो था, लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। ना मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ना ये देखो एरिया जो दिख रहा है हमें, वो एरिया दिख रहा है जब अकबर के टाइम पे था। तो ये इंडिया है ऑलमोस्ट, ये आपका अफगानिस्तान क्योंकि काबुल दिख रहा है, ये लाहौर है, मतलब आपका पाकिस्तान दिख रहा है। ये पूरा जो एरिया है पटना, बंगाल, देखो मालवा, ये पूरा एरिया अफगानिस्तान से लेके और उज्बेकिस्तान, बहुत सारे एरिया कैप्चर किया था। ठीक है, मुगल रिलेशनशिप विद अदर रूलर्स, देखो मुगल के साथ जो अलग रूलर्स का रिलेशनशिप था वो काफी स्ट्रॉन्ग था और काफी अच्छा था।
Now, Mughals ऐसे थे, the Rajput are good example of this. Many of them married their daughters of their Mughal families and received high position, but many resisted as well. देखो मुगल के साथ उनका बहुत, मैंने आपको जो कहा था, कुछ तो खुद ही सरेंडर कर देते थे जिनके पास छोटा राज्य होता था मुगल के पास, तो सरेंडर कर देते थे, तो फिर ऑब्वियसली उन मुगल का हेल्प चला जाता था। एक खास बात थी कि मुगल्स लोगों ने बहुत सारी शादियां की थी, उसमें कुछ राजपूत प्रिंसेस भी थे। अगर आपको याद है तो अकबर की जो फर्स्ट वाइफ होती है वो होती है जोधा। सो जोधाबाई जो होती है, शी वॉज अ राजपूत, दैट मीन्स शी वॉज हिंदू, एंड शी गॉट मैरिड टू अ मुगल, दैट मीन्स इस्लामिक। क्यों? क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि उनसे शादी करें, क्योंकि मुगल से लड़ने की उनमें ताकत नहीं थी। तो इसी वजह से अपनी प्रिंसेस, अपनी बेटियों को मुगल से शादी करवाते थे, सो दैट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मुगल्स एंड द राजपूत, और उनको हमेशा ही हेल्प मिलता रहे, इनफैक्ट एक दूसरे से हेल्प मिलता रहे। कुछ फैमिलीज ऐसे थी जो रेसिस्ट करके, जो ऐसे सारी चीजें नहीं करते थे। The Sisodiya Rajput refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by Mughal, given their lands Watan back as assignment Watan Jagir. देखो कुछ सिसोदिया राजपूत थे जो उनका, जब सिसोदिया राजपूत के साथ लड़ाई लड़ी गई तो ऐसा नहीं था मुगल्स कि उनसे लड़ाई लड़के जीत हासिल करके उनका पूरा लैंड ले लिया गया, उनको भी सम्मान के साथ वापस कर दिया था कि हाँ हम जीत गए, ये लैंड तो हमारा हो चुका है, लेकिन जो राजा है वो राजा जैसा रह सकता है, वो वतन उनका हो गया है, तो अब वो वतन जागीर बन गए हैं। पहले उनका वो वतन था, मतलब उनका ही वो लैंड था, क्योंकि वो मुगल से हार चुके हैं तो वो मुगल पूरा ले लेगा, लेकिन क्योंकि अब राजा हो, आपका अलग सा रिस्पेक्ट है, तो इसी वजह से आपसे हम छीनेंगे नहीं, आप वहीं के राजा ही रहोगे, लेकिन वतन जागीर, मतलब वतन जागीर का मतलब होता था वतन का देखरेख करने वाला, लेकिन हो गया था मुगल करण। सो ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी मुगल्स की कि वो दे वांटेड टू गिव रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी। ओके, नाउ मनसबदार एंड जागीरदार, इनमें क्या था सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं। यहां से अगर हम देखेंगे तो शुरू करते हैं। As the empire expanded, the encompass different region from Mughals recruited diverse bodies from people. From small nucleus to Turkish nobles, Turanis, which expanded, included Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. तो मनसबदार क्या थे? ये जो मुगल के साथ जो सर्विस करते थे, मुगल जिनको अपने सर्विस में रखते थे, उनको कहते थे मनसबदार। तो मनसबदार में कौन कौन थे? टर्किश, मतलब टर्की से आए हुए नोबल्स भी थे जिसको हम तुरानीस कहते थे, कुछ ईरान से आए हुए थे जिनको ईरानीस कहते थे, मुस्लिम से, इंडियन मुस्लिम से अफगान थे, राजपूत, मराठा, सारे ही मनसबदारी के काम करते थे। द टर्म मनसबदार refers to an individual who hold a mansab, meaning a position or rank, जैसे मैनेजर का होता है, ठीक है। It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary, military responsibility. Rank and salary were determined by numerical value called zat, and the higher zat, the more prestigious was the noble's position in the court, and large is the salary. तो ये आपको समझ में आ रहा है, जात मतलब होता था सैलरी। तो मनसबदार में सबसे हाईएस्ट रैंक में जो होता था उसको ज्यादा सैलरी मिलता था, उससे लोएस्ट के उसके थोड़ा कम सैलरी, सबसे लोएस्ट को सबसे कम सैलरी मिली जाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि ये जो मनसबदारी मतलब क्या होता था कि उनके मैनेजर्स हुआ करते थे। अब मैनेजर्स अलग अलग होते थे, कोई मिलिट्री हेड का होता था, तो कोई फिनेंस देखता था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, ऐसे करके सारे हेड थे। तो मनसबदारी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार एंड कैवलरी मैन। सवार एंड कैवलरी मैन मतलब घुड़सवार जो होते थे, वो अपने पास कुछ लिमिटेड घुड़सवार रखते थे, उससे ज्यादा नहीं रख पाते थे, उतना ही उनके पास अलाउड था।
Got registered their horses, branded them and used money to pay them as salary. वो रखते थे तो घुड़सवार को पैसे भी देने पड़ते थे because there was certain money which was given. Mansabdar received their salaries and revenue assignment called jagirs, which were somewhat like iktas. पहले भी हम लोगों ने iktas और muktis के बारे में हमने पढ़ा था. तो ये जो थे इनके जो सैलरी और जो रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करके रखते थे उनको कहते थे जागीर. ठीक है, जिसको टैक्स कलेक्ट करके लाते थे जागीरदारी सिस्टम कहते थे. But unlike Muktis, most Mansabdar did not actually reside or administer their Jagir. They only had the rights to the revenue, their assignments, which were collected from them and the servants, while the Mansabdar themselves served in some other part of the country. देखो Mansabdar जो क्या थे वो हेड थे और वो जो कहते थे मैनेजर हुआ करते. तो वो he used to manage and he used to tell the Jagirdar to go हाउस बाय हाउस एंड कलेक्ट द टैक्स एंड द रेवेन्यू. वाइल वो क्या करते थे, वो अलग कंट्री के अलग काम में बिजी रहते थे और जागीरदार को कह देते थे, जागीर्स को कह देते थे आप घर से या फिर जैसे लोगों से जा जाके आप टैक्स कलेक्ट करके लाओ. ठीक है, एंड वो कंट्री के अलग जगह को सर्व करते थे. तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम इसमें देखते हैं. पीजेंट्री हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोल इन द सैलरी. तब के जमाने में ये सैलरी सिस्टम भी आ गया था. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, दिस वर द अदर फैक्टर्स क्रिएटेड बाय शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर. एज अ रिजल्ट ऑफ जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल they had Jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his region and peasantry therefore suffered tremendously. देखो कुछ अकबर के टाइम पे ये बहुत अच्छे से संभाला गया, लेकिन करते करते जब हम लास्ट एम्परर की बात करते हैं वह औरंगजेब, उसके साथ ये सारी चीजें नहीं संभाला गया. इसी वजह से पीजेंट्री एज एन ये जो किसान बहुत ज्यादा सफर कर चुके थे. ठीक है, देखो पहले ऐसा था कि जागीरदार आते थे पैसे लेते थे. ओके, ये एक मिनिएचर आर्ट किया हुआ है. ठीक है, और ये पैसे देते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ये अच्छे से टैक्स कलेक्ट करते थे. और उसके बाद ऐसा आ गया दिन कि यहाँ पे लोगों को मारपीट करने के मतलब मारने के बाद ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था. द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स. सबका था टैक्स, तो इसी वजह से उनका भी टैक्स था. तो अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप आइल्स, प्राइसेस एंड द एरिया कल्टिवेटेड फॉर 10-year पीरियड. कि 10 साल तक वो टोडरमल जो थे, टोडरमल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से मिनिस्टर इन हिज टाइम. तो उन्होंने टैक्स को इम्प्रोवाइज नहीं किया और जोर जबरदस्ती भी नहीं किया, और उनके टाइम पे हर 10 साल बाद जो फिक्स्ड टैक्स था उनका इनकम बढ़ता था. ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो हम अकबर के बारे में बहुत अच्छी सारी चीजें जानते हैं. फाइनली गुजरात एंड बंगाल के प्रोविंसेस भी उनके गए. अकबरनामा आनी अकबरी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी. The broad features of the administration were laid down by Akbar was elaborately discussed in Abul Fazl in his book called Akbarnama. In a particular, in its last volume, The Ani-ai Akbari. तो अकबर के पॉलिसीज में अकबरनामा बहुत ही खास बुक है जो अबुल फजल ने लिखी थी अकबर के अलग अलग पॉलिसीज के बारे में ने. उसके अलग सारे वॉल्यूम भी है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं ना. सो जो लास्ट वॉल्यूम है अनि-आई अकबरी, उसके बारे में लिखा था कि अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास. ठीक है, सूबा मतलब जैसे एक कंट्री में हमारे इतने स्टेट में डिवाइडेड किया गया है, वैसे ही उनका एम्पायर में मतलब अलग अलग डिविशंस, प्रोविंसेस के डिविशंस थे जिसको कहते थे सूबास. गवर्न्ड बाय अ सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन. जो उसका हेड होता था वो होता था सूबेदार. ठीक है, सूबास का हेड होता था सूबेदार. जैसे हर एक
क्या कहते हैं, स्टेट का हेड उसका चीफ मिनिस्टर होता है और सबसे टॉप में होता है प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही इनका भी सेम हुआ करता था। देखो तब की पॉलिसीज थे अकबर की, कितने साल पहले किए, और इतना इफेक्टिव है कि आज के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ना। ईच प्रोविंसेस हैज अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, जैसे हमारे कंट्री में और हमारे स्टेट में अलग अलग फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं। अभी क्या है, इट्स कैरिड आउट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, लेकिन तब इनका ख्याल रखता था दीवान। For the maintenance of peace and order of his province, the Subedar was supported by other officers such as military paymaster Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage Sard, military commanders Faujdars and town police commander Kotwal। तो ये सारी जो चीज थी ये एक सूबेदार को हेल्प करने के लिए बख्शी थे, सर थे, फौजदार थे एंड कोतवाल थे। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिलता था। ये there are small things which is given, which I am telling you to read about Noor Jahan, and many other things are there. Okay. Now, Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were the loyal, the empire functioned efficiently, but at the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire was weakened and their own self-interest. तो ये जो चीज़ें हम पहले से पढ़ रहे थे कि पहले during the time of Akbar and maximum we can say up to Shah Jahan, the Mughal had a brilliant time. In fact, this entire subcontinent has a wonderful time with a lot of wealth. बट धीरे धीरे करके अकबर के बाद जो नेक्स्ट सारे रूलर होते हैं वो सारे वेल्थ का बहुत ही, जिसको कहते हैं हम, दुरुपयोग करने लगते हैं। ओके और बाकी जो बहुत सारे उनका जो पीजन के साथ जो रिलेशनशिप था वो खराब हो जाता है, उनके टैक्स पॉलिसीज चेंज हो जाते हैं। ओके सो ये सारी जो चीजें चेंज होने लगते हैं एंड फाइनली औरंगजेब व्हिच वाज द लास्ट एम्पायर of the Mughals, he took everything in his hand and forcefully changed everything. Okay, now यहाँ पे जो हम बात करेंगे, देखो यूनिवर्सल पीस ये एक्चुअली क्या था। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started a discussion on the religion with the ulama, Brahmins, Jews, priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. This discussion took place in the इबादत खाना। इबादत खाना मतलब जहाँ पे वहाँ पे कुछ खास लोग होते हैं and very people who can sit and discuss with the emperor। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अकबर was a ruler who was an Islamic ruler, but he was very much interested to know about the religious matter of different रिलीजन। ओके जैसे ब्राह्मण्स जो होते थे उनके गीता से लिए हुए, भगवत गीता से लिए हुए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। जैसे वो रोमन कैथलिक से मिले, उनसे उनके रिलीजियस बुक से बहुत सारी चीजें ली, सुना, उनका कस्टम के बारे में जाना, उनकी सारी चीजों के बारे में जाना और उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो इससे उन्होंने क्या कहा कि देयर टीचिंग्स, मतलब हर एक रिलीजन की जो अलग अलग टीचिंग होती है वो ही हम मान के चलते हैं, लेकिन दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसहार्मनी और यू कैन से डिविजन बिटवीन द पीपल। तो इससे क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम हिंदू हैं तो हम भगवत गीता में लिखे हुए जो भी चीज है उसको हम मानते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो कुरान में लिखी हुई चीजों को मानते हैं। लेकिन अगर बट इससे क्या होता है, हमारे बीच में काफी ज्यादा डिविजन्स आ जाते हैं। तो अकबर एक ऐसा कुल बनाना चाहते थे, ऐसा एक रिलीजन बनाना चाहते थे जहां पे सबको अपना हक मिले और सब बहुत ही शांति से रहे। तो उन्होंने एक अपना ही अलग सा रिलीजन बनाया था और जिसका नाम दिया था सुलही कुल,
और जिसको कहते थे हम सुखी कुल, जिसको यूनिवर्सल पीस का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हम सब चीज फॉलो करते, हर एक रिलीजन से हम अच्छी चीजें लेके उससे अगर हम एक नया रिलीजन बनाते हैं तो लोगों में बहुत ज्यादा शांति आएगा। This idea of tolerance did not discriminate between the people. You could be from any religion, any caste. You are, if you wanted to be a part of the universal peace, you could be from any religion and you can join that group. Okay? So, instead of focus on a system of ethics, honesty and justice peace, that was a universal applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this Sulhi Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. सबने ये फॉलो किया, उनके बाद जहांगीर ने फॉलो किया, शाहजहां ने फॉलो किया. The Mughal Empire in the 17th century. So we have came to the last part. Now we are going to do it. The last part we are going to do it tomorrow. So we are coming to an end of this chapter and we are also coming to the last part of the Mughal Empire, which is in the 17th century. As we finished the Mughal Empire, as Mughal Empire की रहते रहते ही Britishers आना शुरू हो जाता है, which will come to lead to the modern history. Now we are talking about medieval history. So the administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to a great economic and commercial prosperity. प्रॉस्पेरिटी बहुत ही आगे बढ़ चुके थे, बहुत ही प्रॉस्परस हो चुके थे, खिल गए थे. The international travelers described that it as a famed land of wealth. इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स होते थे, जो मुगल के टाइम में आते थे जाते थे, तो उनको लगता था इंडिया वाज एट इट्स बेस्ट टाइम ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, और उनके पास सबके पास बहुत ही वेल्थ और लैंड और बहुत सारी चीजें थी. पॉवर्टी बहुत कम थी. बट एट द सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस. Inequalities were glaring. Documents from the 20th year of the Shah Jahan's reign inform us that the highest rankings of Mansabdars were only 444 and 445 in the number out of total 8,000. The small number were 5.6% of the total number of Mansabdars. Received 61.5% of the total estimated revenue from the empire as salaries of themselves as their troopers. मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर 100 रुपीज इकट्ठा होती हैं तो उसमें 62 रुपीज मनसबदार को जाता था. मतलब मनसबदार भी इतने ज्यादा पैसे वाले हो चुके थे. लेकिन एक चीज देखा जा रहा था कि जो पैसे वाले थे और जो पैसे मांग रहे थे और जो वेल्थ वाले थे वो काफी आगे बढ़ रहे थे. लेकिन जो गरीब हैं, कुछ ऐसे गरीब थे जो और भी गरीबी देखने को मिल रहा था. द मुगल एम्परर and their mansabdar spent a great deal of their income and salaries on goods expenditure. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे. हम लोगों ने पहले भी देखा है, जैसे शाहजहां का बनाया हुआ ताजमहल है, देन रेड फोर्ट है, हुमायूं टोम्ब है. इनके टाइम पे बहुत सारे फोर्ट्स एंड पैलेसेस हमें देखने को मिला था. द पोरेस्ट अमंग लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ. सिर्फ पोर्स थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, कोई एडिशनल रिसोर्सेस नहीं होता था. टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. द वेल्थियर पीजेंट्री वन एंसेस्ट्रल ग्रुप्स. द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड. देखो, व्यापार करने वाले प्रॉफिट करते थे, बैंकर्स जो पैसे रखते थे वो भी प्रॉफिट करते थे. लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन था, जो एग्रीकल्चरिस्ट था और जो पीजेंट्री था, उनका हालत बहुत खराब हो चुका था. The enormous wealth and resources commanded the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in late 17th century. Elite मतलब सबसे खास, सबसे luxurious उनको बना चुके थे. As the authority of Mughal Empire slowly declined, his servants emerged and powerful centers of the power in the region. जैसे धीरे धीरे मुगल का डाउनफॉल होता रहा, उनके जो खास लोग थे वो धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए, और जैसे डिवाइड होने लगे अलग अलग हिस्सों में वो बांटे भी गए. सो ऐसे करके धीरे धीरे अपना अलग अलग जगह भी उन लोगों ने बना लिया.
So finally, although they continued to be recognized, the Mughal emperor in Delhi as their master by 18th century, and the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. We will read more on them on the chapter 10. So here come, we are done with this chapter. So if you have any questions, if you have anything, you can definitely contact me. Okay, so have a nice day, have a great day ahead.